यह पुलिया का ही चमत्कार है या पुलिया पर ही चमत्कार संभव है कि 1.5 घंटे में 20 वक्तव्य हो चुके हैं। यानी ये बताता है कि हमारे छात्र, हमारे नौजवान शिक्षक बहुत उत्साहित हैं और अपनी बात को कम समय में कहना जानते हैं, अनुशासित हैं। और यह हमारे बौद्धिक अनुशासन को भी बताता है और यह भी बताता है कि हमारा बौद्धिक अनुशासन अपनी परंपरा के प्रति बहुत ही जागरूक है, बहुत ही उसकी जो सतत गतिशीलता है उसके पक्ष में खड़ा होना चाहता है। और यह भी है कि हम अपने पुरखों से, अपनी परंपरा से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आज पुलिया पर 2 नए सदस्यों का आगमन हुआ इस वक्तव्य के क्रम में, जगन्नाथ दुबे और सुष्मित। तो दोनों का एक विशेष अभिवादन और मैं विंध्याचल जी को निर्देशित करता हूँ कि दोनों को समूह में शामिल करें। दोनों की स्वतंत्र आइडेंटिटी, सुष्मित जगन्नाथ जी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, सुष्मित आइडेंटिटी के साथ, और ताकि इन लोगों को पता चलता रहे जहाँ बैठे। और ज़्यादा ओवरलोडेड होगा तो बंद कर देंगे, विकसित कर जाएंगे, लेकिन देखें यहाँ क्या होता है। बहुत सारी बातें हुई प्रेमचंद को लेकर के और लगातार प्रेमचंद के प्रति हिंदी समाज या भारतीय समाज अपनी कृतज्ञता जाहिर करता रहा है। जो हमारे नौजवान पीढ़ी ने जो वक्तव्य दिया उसे इतना तो लगा कि प्रेमचंद को वो लोग आत्मसात कर चुके हैं। यहाँ जो पीढ़ी मौजूद है और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें सुन रही है, हम आश्वस्त हैं कि कम से कम जो नई पीढ़ी है, यानी प्रेमचंद पोर पोर में धंसे हुए हैं, पोर में धंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसका कारण यही है कि प्रेमचंद का साहित्य पीड़ित मनुष्य की प्रतिध्वनि का साहित्य है। बहुत सारी बातें हुई और जब हम पीड़ित मनुष्य की प्रतिध्वनि का साहित्य कहते हैं तो जहाँ भी दुख है, क्लेश है, पीड़ा है, उपेक्षा है, जड़ता है, अंधकार है, प्रेमचंद की रचनाएं उन सब स्थितियों को संबोधित करती हैं और सब स्थितियों से हमें अवगत कराती हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, बहुत कुछ लिखा, निबंध लिखे, आलोचनाएं लिखी, लेकिन आप देखेंगे कि प्रेमचंद ने कभी भी पीड़ित मनुष्यता की पक्षधरता को कभी छोड़ा नहीं, उसके पक्ष में लगातार अपना स्वर बुलंद करते रहे। और मुझे लगता है कि अगर समग्र भारतीय साहित्य में देखा जाए, हिंदी में तो खैर कोई नहीं ही है, पूरे भारतीय साहित्य में तो एक बात तो ये है कि पीड़ित मनुष्य की पक्षधरता के साहित्य का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र अगर हमें कहीं से मिलता है तो प्रेमचंद की रचनाओं से मिलता है। आप देखेंगे कि प्रेमचंद जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज की जो जनता थी, उसकी कैसे प्रतिध्वनि के रूप में हमारे बीच मौजूद होती है। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाओं का उदाहरण देना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन आप देखें कि एक बात और है कि देवत्व और जड़त्व प्रेमचंद दोनों से परहेज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो देवत्व से भी परहेज करते हैं, जड़त्व से भी परहेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो पूरी रचना प्रक्रिया है वो प्रकृत्या सामाजिक है। प्रेमचंद प्रकृत्या सामाजिक जब मैं कह रहा हूँ तो कभी भी वो समाज मन से विमुख नहीं होते। उनके व्यक्ति मन का जो रचनाकार है, उनके समाज मन के रचनाकार की तरफ लगातार अग्रसर होता रहता है। इसलिए पूरी अपने विचार में, पूरी अपनी रचना प्रक्रिया में वो एक तरह के समग्रता में सामाजिक और जागरूक रचनाकार के रूप में हमारे बीच वो आते हैं। अब धर्म की संकीर्णता को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा, विंध्याचल जी ने कहा, बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी स्थितियों को व्यक्त किया है। कम लोग हम लोग जानते हैं कि जो प्रेमचंद ने नाटक लिखे, नाटक चर्चा कम होती है, कहानियों उपन्यासों की चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन यह है कि प्रेम की वेदी जो 1934 में नाटक लिखा, उसके पहले संग्राम और करबला 2 नाटक वो लिख चुके थे। प्रेम की वेदी नाटक कहते वो बहुत पढ़ा नहीं गया, क्योंकि 34 में वो लिखा तो प्रेमचंद की ऊंचाई बहुत ज़्यादा
आ चुकी थी, बहुत लोग मतलब बहुत सम्मानित हो चुके थे, उतना नहीं पढ़ाया गया। लेकिन अगर आप देखें तो वो जिस तरह से वह एक तरह का अंतर्जातीय विवाह की स्थितियों को इसमें शिनाख्त करते हैं। एक जैन नाम की जो क्रिश्चियन है और योगीराज नाम का जो विवाहित हिंदू पुरुष है, और बाद में जैनी और योगीराज के प्रति जो आकर्षण होता है, और उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि खुद जैनी जो क्रिश्चियन हो करके उस हिंदू परिवार से अपने को अलग कर लेती है योगीराज से, कुछ दिन साथ रहती है। आप इस समय देख रहे हैं कि प्रेमचंद ये दिखा देती जो धर्म है, धर्म का जो मूल स्वरूप योजक होना चाहिए था, लेकिन प्रेम की स्थितियों में भी वह वियोजक हो गया है। आज आप देखिए कि चाहे धर्म की स्थितियाँ हों, चाहे सीमाओं की स्थितियाँ हों, लेकिन एक स्वाभाविक प्रेम के लिए भी समाज में जगह नहीं रह गई। उसकी तमाम संकीर्णताओं के ऊपर दुनिया भर के उसके मीनिंग्स डिकोड किए जाते हैं। तो ये जो सारा कुछ रहा प्रेमचंद का, उसको हम लोग आज के दिन जानते हैं, समझते हैं। प्रेमचंद आप अपने समय को देखिए तो प्रेमचंद न केवल रचनात्मकता के दायरे में कहानी और उपन्यासों नाटकों के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे, बल्कि प्रेमचंद उस समय का जो साम्राज्यवादी और सामंतवादी विमर्श चल रहा था, उसके भीतर भी बड़ी मुखरता से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि जब प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय द्विवेदी युग की जो सुधारवादी स्थितियाँ थी, छायावाद की वैयक्तिकता थी, इन सब के बीच में भारतीय राजनीति में किसानों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो किसानों और मजदूरों के लिए प्रेमचंद ने 1930 में एक ऐसी जगह बनाई जिस पर कि राजनीति ने जिसको फॉलो किया, और तब राजनीति की उन्होंने आंखें खोली। यानी प्रेमचंद जब ये बात कहते हैं कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है, केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक धरातल पर भी प्रेमचंद ने इसका प्रयोग किया। और उस समय के जो राजनीति थी जिसमें कि किसान और मजदूरों को केंद्रिता नहीं मिल पा रही थी, प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से किसानों मजदूरों की स्वीकार्यता की पहल की। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी नाते देखिए कि प्रेमचंद जब आप उनके रचनाएं पढ़ते हैं तो प्रेमचंद ने जो निबंध लिखे हैं वो भी हमारे लिए बड़े मूल्यवान होते हैं, जो नई पीढ़ी को जाने कि प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य तो हम लोग कहते हैं, लेकिन साहित्य का आधार, साहित्य का स्थान और साहित्य का उद्देश्य, उनके 3 निबंध हैं। इस तरह से साहित्य में जीवन का स्थान को मैं साहित्य का स्थान की बात दर्ज करता हूँ। साहित्य का आधार, जो मूल बातें हैं वो तुम लोग जानेंगे। साहित्य का आधार वो मूलतः प्रेम को मानते हैं, वे मानवीय प्रेम को मानते हैं, और साहित्य के उद्देश्य में वह जो है स्वाधीनता की बात करते हैं। तो आप देखिए कि प्रेम और स्वाधीनता दो उनके ऐसे मूल्य हैं जिसके बगैर प्रेमचंद को नहीं समझा जा सकता। और जब हम इस स्थितियों से गुजरते हैं, इस दौर के बारे में सोचते हैं, तो कुछ बातें जो मेरे लिए हैं आप सबके लिए हो सकती हैं, वो जो बहुत अनुकरणीय लगती हैं। कि प्रेमचंद को जब हम लोग पढ़ते हैं, एक तो प्रेमचंद हमारे विवेक बोध को जागृत करते हैं, हमारे हृदय पक्ष को परिष्कृत करते हैं, और हमारे बुद्धि को संस्कारित करते हैं। तो हमारे हृदय का परिष्कार, बुद्धि को संस्कार देना, ये प्रेमचंद की रचनाओं से हम लोगों ने सीखा। इसका मतलब ये है कि प्रेमचंद हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा भी देते हैं, यानी आत्मावलोकन करने की प्रेरणा देते हैं। प्रेमचंद एक बात ये होती है, जहाँ से हम सब लोग जो बातें कर रहे हैं, भाई हम खुद के भीतर झांकें। खुद के भीतर झांकने का मतलब होता है साहित्य के भीतर झांकें। कि प्रेमचंद के बाद का साहित्य क्या वैसा साहित्य रह गया? कि ऐसा तो नहीं कि साहित्य कहीं मध्यवर्गीय स्थितियों का शिकार हो गया, उनमें जनता कहीं और जा रही थी, संवेदना कहीं और जा रही थी, साहित्य कहीं और जा रहा था। प्रेमचंद को याद करते समय हमें यह भी देखने की जरूरत होती है। एक खास विशेषता की तरफ मुझे यह भी लगता है कि प्रेमचंद हमारे नैतिक बोध को भी जागृत करते हैं। जैसे कि हम लोग बार बार इस रूप में कहते हैं कि नैतिक बोध से जागृत का मतलब ये होगा कि आप प्रेमचंद कोई कहानी पढ़ लीजिए जिसमें वो उपेक्षित और हाशिए के समाज का चित्रण करते हैं, और जिसमें वर्चस्वशाली पुरोहित वर्ग की आलोचना करते हैं या उसकी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। आप वो उस कहानी को या उस उपन्यास को पढ़ते समय आपको ऐसी
गुस्सा लगती है कि आप दुखी के साथ ही खड़े होंगे। यानी उन्होंने दुखी के साथ आप खड़े होइए या सफदर कहानी में इसका कोई प्रचार नहीं किया है, तो यही कहा कि यही थी उसकी यही उसकी सफदर है। लेकिन हमारे नैतिक बोध ऐसा जागृत करते हैं कि हमें क्रोध आता है और हमें उस पुरोहिती व्यवस्था के प्रति उसको छिन्न मूल उसकी आलोचना करने के लिए हम उद्यत हो जाते हैं। लगता है ये बहुत ही खराब है, और कम से कम हमारा नैतिक बोध इतना जागृत होता है कि कोई यह अपराध करे, कम से यह अपराध मुझसे न हो। ये जो मैंने कहा कि आत्मावलोकन की जो प्रक्रिया होती है, इस रूप को भी प्रेमचंद हमको याद आते हैं। इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेमचंद के पात्रों को आप देखिए, प्रेमचंद के पात्रों को आप देखिए तो आपको हमेशा लगेगा कि प्रेमचंद के पात्र उनके समय का जो समाज था, जो जीवन चल रहा था, जीवन में मैंने जो कह सकते हैं कि हास्य का समाज था, उसके जो चरित्र थे, ऐसा लगता है कि उसकी पूरी कहीं न कहीं एक प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है जो चरित्र है। और चाहे आप सवा सिर गेहूँ को ले लीजिए, ठाकुर का कुआं ले लीजिए, कफन कहानी को ले लीजिए, बड़े घर की बेटी को ले लीजिए, ये सब जितनी कहानियाँ या उपन्यास आप गोदान वगैरह ले लीजिए, प्रेमाश्रम ले लीजिए, आपको बार बार लगेगा कि वो सारे के सारे जो पात्र हैं बहुत करीब से उन्होंने उठा रखा है। तो ये जो प्रेमचंद को पढ़ते से एक बात और समझ में आती है कि रचनाकार की सजगता बहुत सारी स्थितियों से निर्मित होती है। लेकिन प्रेमचंद आज के दिन हमें सीख देते हैं कि अगर आप रचनाकार हैं, अगर आप साहित्यिक हैं और सहृदय और संवेदनशील हैं, तो किताबों के माध्यम से और अपने परिवार के माध्यम से बहुत सारे चरित्रों को आप जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आपका जो परिवेश, जो सामाजिक परिवेश बनता है, आपकी नज़र उस परिवेश पर ही होनी चाहिए, उन चरित्रों पर होनी चाहिए, क्योंकि यह चरित्र ही है जो आपके साहित्य को विश्वसनीय बनाते हैं। अब प्रश्न यह है कि आप किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, आपका नैतिक बोध क्या है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन प्रेमचंद को याद करने का मतलब ये है कि हम, कि प्रेमचंद कहते हैं कि अपने भीतर के सोए हुए देवत्व को जगाना। हमारे भीतर के सोए हुए देवत्व का मतलब होता है कि प्रेमचंद इस बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश बुनियादी तौर पर उपस्थित है, जो अंधकार, बाहरी सामाजिक अंधकार से आच्छादित है। उस प्रकाश को जागृत करना है, इसको कहते हैं कि वह उस प्रकाश को जागृत करना है। सोए हुए देवत्व को जगाने का मतलब यह है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा है, लेकिन व्यवस्था ने उसके ऊपर काफ़ी अंधकार की मोटी परत चढ़ा दी है। अब उस अंधकार को आच्छादित को कैसे उसका छेदन करना है, कैसे उसको हटा देना है और नीचे की जो उज्जवल परत है उसको दिखा देना है, प्रेमचंद का साहित्य मुझे लगता है कि इस रूप में हमारी मदद करता है। और यह अकारण नहीं है कि मुक्तिबोध जैसे रचनाकार जब प्रेमचंद को पढ़ रहे थे तो उन्होंने लिखा है कि मैं मुक्तिबोध को आत्मा का शिल्पी मानता हूँ। तो एक तरह का आत्मा का शिल्पी, यानी हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को गढ़ते हैं, हमारी चेतना को निर्मित करते हैं। और आप देख लीजिए कि चाहे जितना कुछ हो, लेकिन हिंदी कथा साहित्य की पूरी परंपरा में प्रेमचंद बनाम जयलेंद्र हुआ, प्रेमचंद बनाम अज्ञे हुआ, प्रेमचंद ने बहुत कुछ हुआ कि कोई बनाम चल नहीं पाया। आप देखिए उसका प्रमाण ये है क्योंकि पुलिया प्रसंग जैसे सार्वजनिक जगह है जहाँ पर लोग फल भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, जहाँ पर एक फ्लोटिंग ऑडियंस है। यानी ऐसी छोटी सी जगहों पर, चौराहों पर, चर्चाओं में, संस्थाओं में प्रेमचंद ही जीवित बचे। तो प्रेमचंद के जीवित होना उनकी जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। और प्रेमचंद को याद करके हम लोग खुद को असल में परिमार्जित करते हैं। प्रेमचंद जो हैं वो हैं। प्रेमचंद को हम कहीं कबीर को याद करें, तुलसी को याद करें, प्रेमचंद को याद करें, व्यास वाल्मीकि को याद करें, वो जो हमारे साहित्य की जो उज्ज्वल परंपरा है, वो उज्ज्वल परंपरा रही है, उसके संघनित रूप के रूप में प्रेमचंद हमारे बीच है। तो प्रेमचंद एक उज्ज्वल परंपरा के संघनित स्वरूप भी थे और प्रेमचंद बाद की परंपरा के लिए उज्ज्वल पक्ष भी हैं। बहुत सारे
उज्ज्वल किरणों का प्रस्फुटन प्रेमचंद की रचनात्मकता से होता है। और आज के दिनों को याद करना, हम अगर इनमें से थोड़ी सी भी रोशनी को अपने भीतर धारण कर सकें तो कम से कम हम अपने व्यक्ति को मनुष्य बनाने की ओर सतत गतिशील है। प्रेमचंद का होना व्यक्ति को निरंतर मनुष्य बनाए रहना है। आज के दिन हम सब एक नागरिक समाज के कह सकते हैं कि मनुष्य होते रहे और हमने हमारी जड़ता, हमारी कुंठा, हमारी तमाम तरह की जो अराजकताएं हैं उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही जो समाज बनेगा वो उज्ज्वल होगा, बहुत अच्छा होगा। आज के दिन हम लोगों ने प्रेमचंद को खुले प्रसंग के साथ उन्हें याद किया, हम सबके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं।